बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तलाश न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ जो बेल आइकन है इसको भी दबाएं और अपने तमाम हल्का अहबाब से इसको शेयर भी करें। आज हमारे पास जो मौजू हैं वो इंतहाई आम है और इसी सिलसिले में हम इन मौजूओं पर बहस करने के लिए, इन पर तबसरा लेने के लिए सीनियर सहाफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब अपने स्टूडियो में मदऊ किया है और हम उनसे पूछेंगे कि जो मौजूदा आपकी मुल्क की जो सूरत हाल है दिन ब दिन, इसमें जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, इनके ऊपर इनका तजिया भी लेंगे। सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो है महमूद खान अचकज़ई। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान ने कल उन्होंने कौमी असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की है और अपना जो मौक़िफ़ है वो ऐवान के सामने रखा है। इस सिलसिले में मेरी आपसे ताज साहब गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे नाज़रीन को बताएं कि महमूद खान अचकज़ई साहब का कल का जो खिताब है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महमूद खान अचकज़ई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना सदारती उम्मीदवार भी जो है वो नामज़द कर दिया है। अब आपके मुल्क के अंदर जो सदारती इंतख़ाबात होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी हैं। आसफ़ अली ज़रदारी का और महमूद खान अचकज़ई का जो है ना वो सदारत के लिए जो है मुकाबला होगा। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि कल महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अगर आपने अपना मुल्क बचाना है, अगर आपने इस मुक़द्दस ऐवान का तक़द्दुस बहाल करना है तो हमें अपने जो फ़ैसले हैं वो इस ऐवान के अंदर करने होंगे। अगर ऐवान के बाहर हमारे फ़ैसले होंगे तो उससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी जो साहब, बहुत शुक्रिया। महमूद खान अचकज़ई उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। जी जो साहब, उससे पहले मैं एक चीज़ जो ना बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ जी कि इसका हमें मुकम्मल इदराक करना चाहिए, हमें पूरा शऊर होना चाहिए कि पाक फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे नाम आता है, जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। बिल्कुल। ये पाक फ़ौज हमारी ढाल है। पाक फ़ौज पाकिस्तान है और पाकिस्तान पाक फ़ौज है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। पाक फ़ौज अल्लाह ना करे अगर पाक फ़ौज कमज़ोर होती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अब उसमें पाक फ़ौज में कुछ बड़े लेवल पे इक्का दुक्का जो कोई हैं बंदे अफसरान हैं, उनकी सोच जो है, उनकी फ़िक्र जो है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहैसियत मजमूई पाक फ़ौज जो है ना वो हमारी ढाल है, हमारे मुल्क का दिफा है और हमें अपने इस दिफा को उसी तरह मजबूत करना चाहिए जिससे जो सब आप बाहर बारिश में निकलते हैं, बारिश बरस रही होती है तो आप अपने जिस्म को ढांपते हैं, छतरी रखते हैं। जी जी। या कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई जंग या कोई इस तरह के मामलात हों तो वहाँ पे आप जो ना ज़रूरी साजो सामान, ऐसा साजो सामान जो आपको जो वहाँ पे हालात व वाक़यात हो रहे होते हैं उनसे बचाए, वो आप जो ना अपने साथ रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पाक फ़ौज जो है ना ये हमारी ढाल है, हमारी छतरी है। इन्होंने जो बातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बिल्कुल सही हैं। इसका सड़कों, गलियों, बाज़ारों में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो ऐसा मैं मुझे पहले पूरा करने दें। ये इन्होंने जो बात की है जी कि इसके अलावा भी लोग बात करते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये करती है, वो करती है, दखल अंदाजी इस तरह की बातें करती है। मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका में ख़ास तौर पे उनकी जो ख़ारजा पॉलिसी है, क्या वो पेंटागन से जो ना दाएँ बाएँ हो सकती है वहाँ की हुकूमत? उसमें वो ज़ाहिर है वो सारी फ़ौज की उनकी जो राय होती है या तजावीज़ होती हैं या जो कुछ फ़ौज कहती है उनको भाई ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से वो उस पर अमल करते हैं। इसी तरह दीगर ममालिक जो हैं वहाँ भी जो वहाँ की अफवाज हैं उनसे राय ली जाती है और उसके मुताबिक फिर जो है ना ख़ारजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है। ये पहले तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की है जी कि इस्टेब्लिशमेंट ये करे, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके हल के लिए पहले आप सियासतदान हैं, इस मुल्क के सियासतदान जो हैं वो अगर इस लायक हों, उनके अंदर सलाहियत हो, काबिलियत हो, तो फ़ौज को फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मुदाखलत करे और आपको आके इंटरसेप्ट करे, वो आपको बताए कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। अब उसमें मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी मिसालें हैं जो साहब कि जिसमें आपके सियासतदान नाकाम हो गए, वहाँ पे आपकी फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने आके मामलात से धारे। उसमें आपका ये गिलगित बल्तिस्तान जो इसको सूबा बनाना और पाकिस्तान में शामिल करना ये है। फिर रिकॉर्डिंग का जो मामला था उस पर
पाक फ़ौज ने इनिशिएटिव लिया। वो जो बात कर रहे थे ना ख्वाजा आसिफ के, हम ISI के दफ्तर में जाके कानून साजी किया करते थे, वो बनवाया करते थे, उसके पीछे इस तरह के मामला थे चौधरी साहब। उसमें फ़ौज को कोई इतना वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो आपके सियासी मामलात में इस तरह आके मुदाखलत करे या कोई इस तरह के मामलात वो अपने ज़िम्मे ले। तो ये कहने का मकसद ये है कि चौधरी साहब हमारे सियासतदानों को टकराव की पॉलिसी जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए। मैं कतन इस चीज़ की हमायत नहीं कर रहा, ये जो 8 मई को वोटिंग हुई है, अवाम का मैंडेट जो है उसको चुराया गया है, लोगों ने वोट किसी और को दिए हैं और जितवाया किसी और को गया है। असम्बली जो है वहाँ पे फिर लोगों को ख़ुद जो है ना थोड़ा सा जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इसका अमली मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि टकराव की पॉलिसी जो है उससे इज्तनाब करें। और अगर आप ये क्लेम करते हैं जी कि हम जो है इस मुल्क के, इस कौम के लीडर हैं, मसाइल हमने हल करने हैं, तो उसका एक ही हल है, उसका एक ही तरीका है कि आप पार्लियामेंट में बैठें। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है हमारे मुल्क का, जहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी होती है। नंबर एक तो ये करें कि उसमें आप जीतते हैं या हारते हैं कोई मसला नहीं, इस दफ़ा आप हार गए, अगली दफ़ा जीत जाएंगे, अगली दफ़ा अवाम आपको सामने ले आएंगे। लेकिन अवाम जिसको वोट दें, अवाम जो अपना मैंडेट दें, उसको तस्लीम करें, उसके मुताबिक चलें। नंबर एक तो ये है। फिर ये है कि आप जितने ये मसाइल हैं, बजाय सड़कों गलियों में घूमने के, वहाँ पे इनको उछालने के, आप पार्लियामेंट में बैठ के इन पर डिस्कस करें। इसमें जो ना आप इस्टेब्लिशमेंट या अपनी फ़ौज जो है उसको भी ऑन बोर्ड लें, उसको भी अपने साथ रखें, उनसे भी मुशावरत करें, क्योंकि दिफाई जो मामलात हैं उसमें फ़ौज से बेहतर जो है ना कोई पॉलिसी नहीं दे सकता। जो टॉप लीडरशिप होती है फ़ौज की, वही आपको बता सकती है कि हमने दिफा के हवाले से जो है ना वो क्या करना चाहिए, क्या हमको पॉलिसी अपनानी चाहिए, किस तरह के इकदाम हमें उठाने चाहिए। तो ये पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है, यहाँ पे बैठ के आपके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा होता नहीं है। अब जो है हमारे सियासतदानों को जो है वो थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए और बजाय दाएँ बाएँ गलियों में, बाज़ारों में और गैर नुमाइंदा जो फोरम्स हैं वहाँ पे जाके वावेला करें और मामलात को उछालें, अपने आप को भी बदनाम करें, अपने मुल्क को भी बदनाम करें, बजाय उसके पार्लियामेंट में बैठें, एक दूसरे से डायलॉग करें, एक दूसरे की सुनें, अपनी उनको सुनाएं, उनकी खुद सुनें और तहम्मुल से, सब्र से एक दूसरे की सुन के मसाइल का हल ढूँढें। ताज साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने महमूद खान चकजई साहब का जो कौमी असम्बली में खिताब था उसके ऊपर रोशनी डाली है। मैं सिर्फ आपसे आपको बताना चाह रहा था कि कल उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो सियासत से अपना किरदार ख़त्म करके और इससे तौबा कर ले, ताकि मेरा मतलब है कि पाकिस्तान और उसके अवाम जो है ना ये खुशहाल हो सकें। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कही है वो ये कही है कि इस अवान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनका जो मैंडेट है वो जो है वो नज़र आ रहा है। और उस मैंडेट पर अगर मेरा मतलब है कि हमने इन लोगों को अकोमोडेट ना किया, या मेरा मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की, या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई इस तरह की कार्रवाई की, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं इस पर चाह रहा था कि जो आपका क्या मौक़िफ़ है कि कल उन्होंने तो इस चीज़ का बरमला इज़हार किया है कि ये ईवान जो है, ये जो अक्सरियती अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों का ईवान है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो साहब 8 मई को आपने देखा है रात को नताइज जो आ रहे थे, तो तकरीबन 3:30-4 बजे तक मैं ख़ुद भी देखता रहूँ, आप भी देखते रहें और भी लोग देखते रहें। 4 फार्म जो बने 45 उनके मुताबिक बाद में वो ज़ाहिर सामने आए हैं। तो इब्तदाई नताइज से ही जो ना पता चल गया, देख का एक चावल जो ना जो सब 1 या 2 दाने निकाल के ना उनको चेक किया जाता है और फिर पता चलाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि पूरी देख जो ना वो किस तरह की होगी। तो ये 10, 20, 30 फिर 35 और 50% तक जब पोलिंग स्टेशनों के नताइज आ गए तो उसमें वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर अचानक नताइज तब्दील किए गए। उसमें कुछ बाज़मीर लोग जो थे जिनके ज़मीर जाके, उन्होंने फिर आके आवाम को बताया भी है टीवी स्क्रीनों के सामने कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो बहरहाल इसमें यह है कि जो उन्होंने चकजई साहब ने कौमी असम्बली में कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। लेकिन अब इसका हल क्या है चौधरी साहब? हल तो इसका ये है कि आप या तो मान लें कि हम हार गए हैं, लेकिन इतना जो ना चौधरी साहब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सियासतदानों में ज़र्फ़ या उनके अंदर हौसला है या
हिम्मत है कि वो अपनी हार तस्लीम करके कि जी ठीक है जी इस दफ़ा हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, हम अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाते हैं, अगली दफ़ा से ही हम अपना होमवर्क करते हैं, आवाम को जो ना आवाम में जाएंगे, उनको अपना मंशूर देंगे, उनकी राय जो ना वो करेंगे, तब्दील करेंगे, तो अगली दफ़ा से ही होता ऐसे होता है। जो सब पूरी दुनिया में, आप बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देख लें कि कभी एक जमात कभी दूसरी जमात, वो अपना, तो ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और इस तरह का जो ना मैंने पहले ही आपको कहा है कि असम्बली में बैठ के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है, लेकिन हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, सच के साथ, हक के साथ और सच्चाई का साथ देना चाहिए, ना सिर्फ साथ देना चाहिए बल्कि ख़ुद भी जो है ना वो क्या कहना चाहिए चौधरी साहब कि अगर उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, अवाम ने जैसे मैंडेट नहीं दिया, बड़ी अब मैं गलत लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाएगा कि ढिठाई के साथ जो ना उस पर आप कायम है, वो कौमी असम्बली जिसके माथे पे जो ना कलमा तैयबा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पहले भी बताया था, और असम्बली के हाल के अंदर रब करीम के जो ना 99 अस्माए हुस्ना जो ना वो लिखे हुए हैं, फिर कुरान पाक की जो ये मुक़द्दस जो सूरत है सूरह रहमान, उसकी तिलावत की गई जिसमें बताया गया कि सच बोलें और पूरा तोलें, तोल में कोई कमी बेशी ना की जाए। ये तिलावत जो सुनने के बाद झूठे हलफ उठाना, ये मेरे लिए तो कम अज़ कम चौधरी साहब शर्मिंदगी का बायस है, और इसी का इज़हार उन्होंने किया है अचकज़ई साहब ने, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है आपसे कि ये कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए हैं और उनके साथ उनकी एक तो वक्त की सूरत में मुलाकात हुई है, फिर 1 घंटा जो है उनकी 101 जो है ना वो मौलाना से जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, और उनको राज़ी करने के लिए और उनको कहा गया है कि आप ईवान में जो है वो पाकिस्तान जो हुकूमती बेंचेस हैं आप उनके ऊपर बैठें और जो हुकूमत बनने जा रही है आप उनका साथ दें। और स्पेशली उन्होंने कहा कि जो कल इलेक्शन आपके मुल्क में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें और सदारती जो उम्मीदवार हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके वोट का भी उन्होंने कहा है। और इस मुलाकात के अख्तिताम पर जो है कहा गया कि ये मुलाकात बड़ी जो है सूदमंद साबित हुई है, मुफीद साबित हुई है, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो हैं बड़े मुस्बत साबित होंगे। आप इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपने स्पेशली इस मुलाकात पर अपनी गहरी नज़रें भी रखी हुई हैं, कि आया कि आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मियाँ साहब की जो है बात मान लेंगे और इनके कहने के ऊपर जो है 2 वोट उन्होंने उनसे मांगे हैं, एक सदारत के लिए और एक वज़ीर आज़म के लिए, क्या वो वोट उनको देंगे? जैसा मौलाना साहब इस दफ़ा रूठे हुए हैं। अच्छा नहीं, क्या वजह क्या है? मेरा मतलब है क्या जी, मैं सुनता हूँ आपसे, मेरा बता होना चाहिए साहब, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। अच्छा सी गाना सुने जो साहब, रूठे सैया को मैं तो रूठे सैया को मैं मनाने चली, रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। मौलाना साहब रूठे हुए हैं और उनके रूठने की वजह आपको पता है, वो इलेक्शन से पहले जो उनके साथ वादे वहीद किए गए थे या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे KPK से जो ना सीटें मिलेंगी, उनको सीटें नहीं मिली। गो कि वो इसका जो ना इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि हमारी जो सीटें हैं हम जीत रहे थे, हमें हरवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया। ये मौलाना साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ से शिकवा कुना थे, लेकिन उन्होंने आपने देखा कि एहतजाज फिर उनका बनता था KPK में, लेकिन वो एहतजाज कर रहे थे सिंध में। जी जी, सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम के जो जय्यद लीडर हैं, उलमा कराम हैं, वो सिंध में एहतजाज कर रहे थे। उसका मकसद मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या उनके साथ कुछ और शामिल है, उसमें जो ना वो एक जो ना चाहते हैं कि हमें भी कोई शेयर मिले। तो मुस्लिम लीग नून से जो ना उनकी दूरियां हो गई हैं। गो कि इससे पहले आपने देखा है कि PDM की जो हुकूमत रही है 16 माह हमारे मुल्क में, उसमें वो बड़े एक्टिव थे, बल्कि उस इताअत को बनाने में भी इनका मौलाना फजल रहमान का बड़ा किरदार था, कोई शक नहीं। तो इस दफ़ा फिर इसके बिल्कुल उलट जो ना कुछ दिन के बाद मौलाना फजल रहमान का जो एक वो बयानिया था उसमें तब्दीली आई और वो जो ना तहरीक इंसाफ ये समझ रही थी
और वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा था कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका फ़ायदा जो है ना वो तहरीक इंसाफ को हो रहा है। वो ये कह रहे थे कि ये जो अवाम ने वोट किसी और को दिए, जितवाया किसी और को गया, ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल वही बात जो महमूद ख़ान अचकज़ई ने जो गुज़श्ता रोज़ असम्बली में अपनी तकरीर में कही है, इसी तरह का मौक़िफ़ जो ना मौलाना फजलुर रहमान का भी रहा है। तो वो रूठे हुए इस दफ़ा जो ना उन्होंने कहा जी कि हमें सीटें नहीं मिली, फिर उनकी अपनी कुछ वजूहत हो सकती हैं, वो ज़ाहिर सारी वजूहत जो ना मीडिया पे आके नहीं बताते। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह महमूद अचकज़ई ने कल असम्बली में तनकीद की है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इसी तरह मौलाना साहब को भी आपने सुना होगा एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने तकरीरें करते हुए जो ना तनकीद की है। तो ये रूठे सैयां को मनाने के लिए नवाज़ शरीफ खुद चल के जो ना, अब देखें नवाज़ शरीफ साहब जो ना बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, फिर उनकी उम्र आप देख लें काफ़ी हो गई है और उनकी अपनी एक ग्रेस है, इज़्ज़त है, एहतराम है। इसके बावजूद वो खुद चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, लेकिन आगे से सैयां जो हैं, सैयां मौलाना फजलुर रहमान वो नहीं माने। अच्छा। और ये जो आप कह रहे हैं जी कि कुछ हल्के जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं जी कि बर्फ़ पिघल गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। मौलाना साहब वोट मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको देंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। जी हाँ। अच्छा। तो वो इसी तरह वो अपोजिशन बेंचों में ही बैठेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है जी कि मेरा मतलब है कि आपने ये वाज़ा कर दिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए और सदारती जो उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन ताज साहब, गुजारिश है कि जो बाखबर हल्के हैं वो बता रहे हैं कि आज जो है आसिफ अली ज़रदारी भी जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं और वो अपने लिए भी वोट मांगने जाएंगे, तो क्या उनको भी इनकार कर दिया जाएगा? ये यात्रा तो होती रहेगी ना जी, जब तक वो उनको मना ना ले। जी। नवाज शरीफ साहब गए हैं, अब आसिफ अली जरदारी वो भी उसी तरह बुज़ुर्ग और मोहतरम है जिस तरह नवाज शरीफ हैं, ये जाएंगे। ये आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो ना वो कहते हैं जी कि सियासत के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जी। वो अनहोनी को होनी में तब्दील कर देते हैं। एक जरदारी सब पे भारी, ये तो ज़बान ज़द आम है उनके हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी जो ना मना पाएंगे इनको, मौलाना फजलुर रहमान साहब को। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत बनने जा रही है, वो उस पर मौलाना साहब जो ना अगर जरदारी साहब गए तो वो उनके सामने अपना वो मुतालबा रखेंगे जी कि बलूचिस्तान में हमारे जो ना मिनिस्टर जी काबीना में शामिल किए जाएँ, हमें वहाँ पे कुछ वजारतें दी जाएँ और कुछ ओहदे दिए जाएँ। वो अगर आसिफ अली जरदारी साहब मान लेते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ना वो इनकी मान लेंगे। वो ज़ाहिर है उनकी वही बात होगी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालबा है, उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो ये बस इसकी एक ये शर्त है, बशर्ते कि आसिफ अली जरदारी जो बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो अगर मौलाना साहब को अकोमोडेट करते हैं वहाँ पे, तो मौलाना साहब जो ना वो फिर मान लेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने जी। गुजारिश ये है कि जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी भी जो है वो यात्रा करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के घर जाएंगे। और ये बात आपने जो है बड़ी अंदर की बता दी है कि अगर तो बलूचिस्तान हुकूमत में जैसा कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है जिसके वज़ीर आला जो हैं वो सरफराज भुगटी हैं, अगर वहाँ पे उनकी वजारतों में एडजस्ट किया जाता है तो हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी की बात जो है मौलाना फजल रहमान मान लें। और कुछ लोग कुछ दो इसी तरह कुछ लोग भी दो, और हो सकता है कि वो जो अपना वोट है वो शहबाज शरीफ को भी दे दें और आसिफ जरदारी को दे दें। लेकिन ये आपको कल जो है ज़्यादा डिपेंड करता है, कल पता चल जाएगा। अच्छा ताज साहब, जैसा कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अली मीन जो गंडापुर हैं उन्होंने वज़ीर आला का जो उन्होंने हलफ भी लेना है और मुंतखब भी हो गए हैं, और उन्होंने जो पहली तकरीर की है असम्बली फ्लोर पे, उस तकरीर पर कुछ लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनकी तकरीर को कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा उनका जो पहला बयान आया है। इस बारे में थोड़ा सा जो लोगों को इतराज़ है कि उन्होंने कुछ महकमों को थ्रेट किया है, स्पेशली पुलिस को कहा है कि अगर आप जो बदनीति के बुनियाद पर जो FIR काटी गई हैं, अगर आपको उन्होंने उन FIR को एक हफ्ते के अंदर ख़त्म ना किया तो फिर आप सज़ा के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दीगर मामलात पर भी कहा है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, गुड गवर्नेंस लेके आएंगे। और आप इस मतलब क्या कहते हैं कि कल का जो उनका खिताब था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? तो ऐसे मैंने पूरा खिताब तो नहीं सुना, बस थोड़ा सा कुछ आपसे डिस्कशन हुई, आपने अभी ये कुछ बताया है। हमने उन्हें कहा था जी कि ये गंडापुर नहीं डंडापुर, डंडा से मुराद आप समझते हैं। खिताब आपने उनको दिया? हाँ, बड़े सख्त हुए। नहीं, मैंने नहीं दिया था, और भी कुछ लोग कह रहे थे। हाँ, तो ये जो उन्होंने बात की है कि जो लोग हैं जिन पर FIRs काटी गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा भी मुतालबा है, आपका भी मुतालबा है, साहब जो बेगुनाह लोग हैं उनके खिलाफ तो
FIR जो ना वो कटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही तो है, ये अगर कटी हुई हैं तो वो ख़त्म होनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने जो बात की है कि हम इसके खिलाफ, वो तो पूरी कौम जो है ना आपके करप्शन के साथ हवाले है। से भी बात की है। जी हाँ, वो तो पूरी कौम आपके साथ है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो उसने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो लड़ रही है, वही ढाल है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारी ढाल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात उन्होंने की है वो ये है कि अपने जितने मेंबरान हैं उनको जमा किया कि ज़ाहिर है वो सारे साहिबान ईमान है, ईमान व इकान है, सबका ईमान है अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला की किताब पे, नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ईमान रखते हैं। और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं तो वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जी। तो उन्होंने कहा है जी कि हम कुरान पर हलफ उन्होंने बल्कि लिया है शायद जी जी, कि हम खुद भी करप्शन नहीं करेंगे और किसी को भी नहीं करने देंगे पूरे सूबे में। बिल्कुल चौधरी साहब, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही यही है, करप्शन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने भी इसके हवाले से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपने खिताबात में कहा था कि अकरबा परवरी और करप्शन जो है ना ये माशरे को तबाह करने वाली चीज़ें हैं, और अगर ये इस पर अमल करते हैं जिस तरह उन्होंने हलफ लिया है या लेंगे तो जो सब ये बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान को बदलने वाली बात है। और वो जो इमरान खान कहा करते हैं, और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लीडर हैं वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे या रियासत मदीना जैसा बनाएंगे, तो उसमें बिल्कुल यही ऐसा ही है कि वहाँ पे करप्शन नहीं होती थी। हज़रत उमर जब कुर्ता पहन के जाते हैं बैतुल माल से मिले हुए कपड़े का, तो वहाँ पे बंदा खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी ये आपने कैसे बना लिया है, आपका कद इतना लंबा है, इतना बड़ा कद है आपका, और जो बैतुल माल से जो कपड़ा मिला है वो उससे तो आपका कुर्ता सिल नहीं सकता। तो वहाँ पे वो हुक्मरान जो है हज़रत उमर फ़ारूक जिसको कहते हैं, उन्होंने वज़ाहत पेश की कि ये कुर्ता जो है ना मेरे बेटे को जो कपड़ा मिला था वो और जो मुझे मिला था, इन दोनों को मिला के ये कुर्ता बनाया गया है। तो ये लेवल होता है ईमानदारी का, करप्शन ना करने का। ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। इस पर हम दादो तहसीन दे जो ना पेश करते हैं अली अमीन गंडापुर को। और जो बातें कर रहे थे लोग कि अली अमीन गंडापुर इस तरह की उनकी, कोई उनको उस्मान बुज़दार 2 कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, वो मार धाड़ करेंगे, वो बड़े सख्त गिर हैं। लेकिन उन्होंने ये अपनी सख्त गिरी जो है करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ना, पहली अपनी सख्त गिरी जो है ना करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी दिखाई है। और सबसे हलफ लिया है अपने मेंबरान से, असम्बली के जितने वो लोग हैं और ख़ास तौर पे काबीना में जो उनके साथ शरीक होंगे लोग, उन्होंने कहा जी कि हम करप्शन को कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। ये कुरान पर हलफ लिया उन्होंने, और बहैसियत मुसलमान आपको भी और मुझे भी इस पर यकीन करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि रब ताला उनको तौफीक दे, हम सबको ये तौफीक दे कि हम इस नासूर का अपने मुल्क से ख़ात्मा कर सकें। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इसी हवाले से मिलता जुलता सवाल है, मैं चाहूँगा आप इसका भी जवाब दे दें। उनका जो कल फ्लोर पे असम्बली फ्लोर के जो बयान उन्होंने ख़िताब किया है वो बड़ा जरहाना बयान था, जिसमें उन्होंने मेरा बेशुमार बातें की हैं, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ मेरा मतलब लोगों को पसंद नहीं भी आई हैं। लेकिन उन्होंने वफाक के साथ जो है इसका जिक्र नहीं किया कि हम वफाक के साथ जो है वो चलेंगे। अगर मैं समझता हूँ कि वफाक का और आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा का आपस में ये टेंशन का मामला रहा हो, दोनों में आपस में तनी रही, तो आप नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो सफ़र करेंगे? क्योंकि सारे फ़ंड तो वफाक ने जारी करने होते हैं सूबों के लिए। अगर आपको सूबे को फ़ंड नहीं मिलेंगे तो उससे अली अमीन गंडापुर को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, सूबे के जो लोग हैं, उनको नुकसान हो सकता है। जो साहब वो किसी बंदे की शक्ल ऐसी सी ना आती, उसने क्या वो रोंदा क्यों है, उसने क्या नहीं यार मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं अच्छा नहीं यहाँ। अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने कहा जी उनका बड़ा जा रहा है ना खिताब था, उनका अंदाज़ ऐसा है, अंदाज़ ऐसा है। तो जहाँ तक का आपने बात की है उनके ख़िताब की, वो बड़ा अच्छा ख़िताब था, उसमें अच्छी बातें थी। फिर आपने ये जो बात की है ना, ख़ास तौर पे इस पे मैं कमेंट करना चाहूँगा एक बात कि अगर वो टेंशन क्रिएट करेंगे वफाक के साथ, कोई महाज आराई या इस तरह का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई महाज आराई जो ना उसका रास्ता इख्तियार करेंगे, ऐसा कतन नहीं है। अच्छी बात। फिर दूसरी बात यह है कि वफाक किस तरह जो ना KPK के फंड्स कैसे रोकेगा जी, मुझे ये बताएं कि अब ऑलरेडी आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 4 दीगर जमातें, ये टोटल 6 जमातों का इत्तेहाद है। तो इनकी अवामी मकबूलियत आपके सामने है। इनके मुकाबले जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है उसको आप देखें कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहाँ पर है। तो ये अगर KPK के अवाम पे के तरक्याती फ़ंड्स अगर रोकेंगे तो इनका जो ग्राफ है वो मज़ीद नीचे नहीं गिरेगा चौधरी साहब जी, मज़ीद नीचे गिरेगा ऐसे और इनकी मकबूलियत मज़ीद कम होगी, जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो ये चाहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको या अपने अलग किसी प्रोग्राम में शायद मैंने जिक्र किया है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने बड़े दबंग फैसले किए हैं। आते ही जो ना 30 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज जो ना वो दिया है कि घर घर जो ना पंजाब के जो अवाम है, जी हाँ, मुस्तहिकीन हैं, उनको राशन दिया जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, वफाक की है मुस्लिम लीग नून की, मियाँ नवाज शरीफ उनके देखे ना बड़े अच्छे जो उनके साथ टॉप लेवल पे लीडरशिप है, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तो मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब कि वफाक जो है ना, अगर कोई खुदा न खास्ता जो PTI की ये हुकूमत है गंडापुर साहब की सरबराही में जो इधर KPK में बनने जा रही है, हलफ बाकी रह गया, बाकी तो वो मुंतखब हो चुके हैं। अव्वल तो वो महाज आरई की कोई पॉलिसी जो ना नहीं अपनाएगी, रास्ता नहीं अपनाएगी। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत इस तरफ जाती भी है तो वफाक के लिए ना तो ये मुनासिब है और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई फंड्स वगैरह जिस तरह आपने बात की है कि रोकेंगे और आवाम सफ़र करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ताज साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि कल आपके मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, आपकी कौमी असम्बली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है मुंतखब हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन जो सेनेट है उसका इंतखाब होना और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अपना जो है वो अनाउंस कर दिया है। मैं आपसे सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट जो है वो किसको बनाया जा रहा है, जबकि आपने अपने एक व्लॉग में पहले बताया था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब उनको बनाया जाए। लेकिन अब थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उसमें कोई तब्दीली आ गई है जिस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी नाराज़ हो गई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ जो कमिटमेंट की थी, उन्होंने कहा था कि जो चेयरमैन सेनेट होगा वो हमारा होगा और उन्होंने नाम दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी का। लेकिन कुछ हल्कों ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कौमी असम्बली से हलफ ले लिया है, अब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ हल्कों ने यह भी कहा है कि वो चेयरमैन सेनेट वही रहेंगे। हलफ उन्होंने कौमी असम्बली का जो उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ ज़रदारी को वोट देने के लिए उठाया है, जबकि चेयरमैन सेनेट वही बनने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका बता दें क्या है कि ये चेयरमैनशिप का जो ओहदा है ये किसको मिल रहा है। ये जो सब मैंने बताया था आपको अपने पिछले व्लॉग में, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का उस वक्त भी नाम लिया था, मैंने कहा था जी नहीं ऐसा नहीं है। अनवारुल हक काकड़ जो है ना उनको चेयरमैन सेनेट बनाने का फ़ैसला हो चुका है और ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुआ है। उसकी वजह है कि अनवारुल हक काकड़ जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो गुड बुक्स में इस्टेब्लिशमेंट की, और वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मुक़्तदिर जो ऊपर इदारे हैं वो यही चाहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ चूँकि उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, IMF के साथ भी और दीगर मामलात में भी उनकी कारकर्दगी जो है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनको जो है ना चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। अभी भी जो साहब बात कोई वाज़ेह नहीं है। ऑन 11 अवर्स जो है ना आप ये भी सुन सकते हैं कि नहीं जी यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, हालांकि इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और बहुत से हल्के जो ना वो कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। लेकिन ऑन 11 आप ये भी सुन सकते हैं कि नहीं जी वो नहीं है, अनवारुल हक काकड़ ही हैं। फिर अगर अनवारुल हक काकड़ ना हुए, उसमें एक ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी टिकट कटी हुई है। जिस तरह मोहसिन नकवी जो है ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के हलफ लेने के फ़ौरन बाद अपनी फैमिली को लेके दुबई रवाना हो गए कि किस लिए गए जी, छुट्टियां गुजारने के लिए। कौन सी छुट्टियां? सर्दियों की छुट्टियां। अब पता नहीं सर्दियां वहाँ थे तो वहाँ भी ज़्यादा सर्दी है, तो ये सब छुट्टियां तो ये होती हैं ना, यहाँ पे सर्दी है, आप जाएँ किसी गर्म इलाके में। तो इसी तरह अनवारुल हक काकड़ जो है वो भी जब ये हलफ उठा लेंगे शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो दूसरे तीसरे दिन वो भी आज़म सफ़र हो जाएंगे दुबई या किसी भी मुल्क में छुट्टियाँ गुजारने के लिए।
अच्छा ताज साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ। मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि शाहिद खान अब्बासी आपके जो मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ज़ाहिर है कि उनका तल्लुक़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन वो उनके साथ नाराज़गी है जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब सुनने में आ रहा है कि वो अपनी कोई नई सियासी जमात जो है बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुझे ये भी पता चला है कि मुफ्ती इस्माइल कराची से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो गए, वो निसार चौधरी हो गए, इस तरह दीगर और भी लोग हैं, वो उनकी जमात में शामिल होने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताएँ, एक तो वाकई वो अपनी कोई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, और दूसरा अगर बनाने जा रहे हैं तो सियासी जमात का नाम उनका क्या होगा? और ये जो लोग मैंने आपको बताया, क्या ये लोग भी उनके साथ जा रहे हैं? जो साहब ये इसी तरह के मेरे सवाल हैं। अच्छा। मैंने कल भी अपने वीलॉग में बताया था, और बाकी नाम तो मैंने सिर्फ जिक्र किया था कराची से कुछ लोग हैं, आपने तो नाम भी ले लिए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मैंने नाम लिया था, बिल्कुल सियासी जमात बना रहे हैं। उसकी वजह भी उन्होंने बताई थी कि हमारी सियासी जो जमातें इस वक्त मैदान में मौजूद हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और आवाम के जो मसाइल हैं वो एक तरफ, और ये जो ना इक़्तिदार की खींचातानी में लगे हुए हैं, उस तरफ उनकी बिल्कुल नज़र नहीं है। और मुल्क सफ़र कर रहा है, आवाम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है, वैक्यूम है। इसलिए हम जो ना ये नई सियासी जमात बना रहे हैं, और इसका माटो या मकसद जो है ना वो वाज़े तौर पे उन्होंने कहा जी यही होगा कि हम इक़्तिदार की खींचातानी में नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम आवाम की बात करेंगे, आवाम के मसाइल की बात करेंगे, मुल्क की बात करेंगे, मुल्क को दरपेश जो मुश्किलात हैं उनकी बात करेंगे, और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। और यही हमारी सियासी जमात का मकसद होगा। आवाम ने अगर हमें पजीराई दी, हमें अगर वोट दिया, अपना मैंडेट दिया, तो हम असम्बली में जाके भरपूर तरीके से जो ना ये काम करेंगे। जब तक ये हमें नहीं इस तरह आवाम का मैंडेट मिलता, उस वक्त तक जो ना हम एक सियासी जमात के तौर पर, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सियासी जमात अभी नाम नहीं रखा उन्होंने। अच्छा। अगले 1-2 दिन में इस जमात का नाम भी सामने आ जाएगा, फिर वो अप्लाई भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जो ना बताएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये सियासी जमात है, इसको रजिस्टर्ड किया जाए, वहाँ पे वो फिर रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये ऑलरेडी 156 या 200 के करीब जो ना सियासी जमातें मौजूद हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। तो ये उनमें एक और इजाफा हो जाएगा, और ये इस लेवल की अगर सियासत दान जो है ना, शाहिद खान अब्बासी हैं, निसार चौधरी साहब का अपना नाम लिया, साबिक़ वफाकी वज़ीर, मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो हमारे मुल्क के इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं, मुझे अगर ज़ाती तौर पे आप पूछें तो उनमें 2-3 नाम हैं जो टॉप लेवल पे मैं उनको रखता हूँ, उनको नंबर 1, 2, 3 उनमें चौधरी निसार अली ख़ान जो है ना वो शामिल हैं। वो इंतहाई तजर्बाकार, ज़ीरक और मसाइल को समझने वाले, और उनके पास जो ना हल भी होता है, वो जो ना हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा जो ना मुल्क और अवाम के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तो दुआ है हमारी इनके लिए कि ये सियासी जमात जो बनाने जा रहे हैं, इनको अवाम की तरफ से भी पजीराई मिले, और ये ख़ुद भी जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। अच्छा ताज साहब, मैं बड़ा छोटा सा सवाल है, मैं चाहूँगा कि छोटा सा आप इसका जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त आपको पता है बड़ा मुख्तसर होता है। कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ, पहले दिन का इजलास हुआ, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो अरकान हैं, उन्होंने बानी तहरीक इमरान खान के जो मास्क हैं वो असम्बली हाल के अंदर पहुँच गए, और उन्हें कुछ लोगों ने वो मास्क पहने हुए थे। अब ये पता चला है कि ये जो बानी तहरीक के जो मास्क हैं, ये मार्केट में जो है ये नापैद हो गए हैं, और ये बड़ी तादाद में जो है ना इन लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बता दें कि ये मास्क असम्बली में ले जाने का क्या मकसद था? जो ऐसा वो डराने वास्ते मास्क आके गए थे। अच्छा, वो किसको डराया आपने, मेरा मतलब ज़ाहिर है वो इमरान खान का जो ना मास्क थे उनके चेहरे पे, तो वो शायद बच्चे देख के तो डर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि कौमी असम्बली के अरकान तो नहीं डर सकते जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसको डराया उन्होंने वहाँ पे? नहीं सर, उन्हीं को डरा देना। अच्छा, कौमी असम्बली के अरकान जो है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के नाम से भी डरते हैं। सही है। तो वो ये मास्क पहन के गए। जो साहब असल में बात जो है ना वो ये है कि हमारे जितने भी ये सियासतदान हैं, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, ये कोई खुशी की बात नहीं है या तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि तनकीद बराए इसलाह है कि इन सब ने अपने चेहरों पे मास्क चढ़ा रखे हैं। अवाम के सामने, असम्बली के सामने जब ये टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं, इनके चेहरे कुछ और होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो ना अब मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनके चेहरे कुछ और होते हैं। सब ने मास्क चढ़ाए हुए हैं, और ये जो 2-3 बंदे, वो शेरुल्ला मरवत हैं या एक आध कोई और थे, खातून भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शामिल थी,
उन्होंने अगर अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाए हुए थे इमरान खान के, तो वो जो है ना सिम्बोलिकली ये बताना चाह रहे थे कि इमरान खान असम्बली में मौजूद है, वो ऐसा ना समझे कि वो यहाँ पे नहीं है। ये इमरान खान का चेहरा है, हमने जो मास्क चढ़ाया हुआ है इसके पीछे जो चेहरा है वो भी इमरान खान ही है, क्योंकि वो इमरान खान का विजन, इमरान खान की सोच, इमरान खान की फ़िक्र जो है उस मास्क के पीछे पूरी तरह उसी तरह मौजूद है जिस तरह जेल में बैठे हुए इमरान खान की सोच और फ़िक्र है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल के साथ मेरे सवालों के जवाब दिए। हम इंशाल्लाह आपको घायल बगाए अपने प्रोग्राम में दोबारा भी बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।